नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। हम अपने उत्तर प्रदेश विशेष के तहत आज हम अपना कला और संस्कृति देखेंगे उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में कला और संस्कृति का विकास किस प्रकार से हुआ और उत्तर प्रदेश कला संस्कृति के तहत हमें क्या-क्या यहाँ पर देखना है। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कला और संस्कृति के तहत ही आपका नृत्य भी आता है। कौन कौन से नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रमुख हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य कौन सा है, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ जो आप देखेंगे, जो आप क्लासिकल डांस देखते हैं, फोक डांस देखते हैं, वो कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में, या फिर क्षेत्रीय नृत्य कौन से हैं, ये सब आपको इसी में ही देखने के लिए मिलेंगे। और ये आज इसी के क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर 5 होगा। लेक्चर 4 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं और उनकी पीडीएफ, चारों लेक्चरों की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी गई है एक साथ। चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा कर पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप पीडीएफ से ही वहां पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो देखो, आपका जो वीडियो होगा ये यूपीपीएससी को डेडिकेटेड होगा और उसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी को डेडिकेटेड होगा। अब यूपीपीएससी के तहत जो आगामी एग्जाम होंगे, जैसे आरओ, एआरओ, बीयू, एलटी ग्रेड, पीसीएस, जीआईसी वगैरह के जितने भी एग्जाम होंगे, वहां पर उत्तर प्रदेश का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। उसके तहत यदि हम यूपी ट्रिपल एससी के तहत देखें तो आपका पैट का एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट का है, वीडियो है, स्टाफ नर्स है, फॉरेस्ट गार्ड है, और वेरियस एग्जाम जितने भी होते हैं, अर्थात जहां पर यूपी स्पेशल पूछा जाता है, तो ये उन सभी के लिए स्पेशल होने वाला है। तो जो देखो, आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, इसमें वेटेज बहुत ज्यादा है, इसमें 20 नंबर का आपका यूपी स्पेशल ही पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जो भी बच्चे जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को मस्टली देखें, और एक बार में समझ में ना आए तो कई बार देखें, क्योंकि आपको ओवरऑल नंबर गेन करने, और नंबर गेन कहाँ होंगे, जब आप अच्छे से आंसर वहां पर टिक करेंगे। तो इसको ही ध्यान में रखकर हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे कला और संस्कृति की। और पहले सबसे पहले हम इसमें यही देखेंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के तहत हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से घराने हैं, जैसे आपने देखा होगा लखनऊ घराना, मुरादाबाद घराना, आगरा घराना, ये सब किसके तहत आते हैं, ये सब घराने के तहत ही आते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से व्यक्ति प्रमुख थे, कौन कौन सा नृत्य यहाँ पर था, और कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, वो सब यहीं पर ही देखे जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे नृत्य कौन से हैं, फिर आप देखेंगे लोकगीत कौन सा है, महत्वपूर्ण नक्षत्रशाला भी इसी के तहत ही आती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी नक्षत्रशाला है, चार। चार आपको देखने को मिलेंगी, जैसे रामपुर, गोरखपुर, तो लखनऊ, इस तरह से आपको, और इलाहाबाद, इस तरीके से आपसे नक्षत्रशाला भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कुछ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रमुख मेले भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मेले लगते हैं और कहाँ कहाँ मेले लगते हैं, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में देखेंगे प्रमुख महोत्सव, कौन कौन से महोत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश का साहित्य, उत्तर प्रदेश का साहित्य अर्थात जो भी कवि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जैसे कबीरदास, रहीमदास और सूरदास, ये सब क्या, ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, हालांकि ये टॉपिक काफी हद तक हिंदी से रिलेट करता है, तो सामान्य हिंदी में भी आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा और यहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, तो ये यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इतना पढ़ेंगे लेक्चर, ये मैं सोच रहा है कि लेक्चर लंबा होगा, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि यहाँ पर हमें कितना कवर करना है। तो घराने भी कवर करने हैं, नृत्य भी, गीत भी, नक्षत्रशाला, मेले, महोत्सव, साहित्य और ऐतिहासिक स्थल, तो ये सब हमें यहाँ पर कवर करना है। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो है ही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संगीत के घराने। पहले देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति क्या कहती है। जैसे उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किस प्रकार से हुआ। देखो, उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति यहाँ के शास्त्रीय गायन, वादन, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक व्यंजनों, लोक भाषा, मेले और त्योहारों में रंगी हुई अ, त्योहारों के रंगों में रंगी हुई है। ये आप ध्यान रखना। देखो, ये जो है, ये जो लाइन है, ये आपकी मेंस के लिए लाइन हो जाती है, लेकिन फिलहाल एक आध लाइन तो हमें यहाँ भी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से शुरुआत होगी। इसके अलावा राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक आदर्शों के लिए भी जाना जाता है। हमारे पास विरासत बहुत है, सांस्कृतिक विरासत है। जैसे आपने देखा होगा जौनपुर की अटाला मस्जिद, उसी तरह से फतेहपुर सीकरी में
पंचमहल है, और फतेहपुर सीकरी का ही बुलंद दरवाजा भी है। ऐसे ही आपने देखा होगा सिकंदरा में अकबर का मकबरा, आगरे में दीवाने आम और दीवाने खास भी आपने देखा होगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, यही इन्हीं के बारे में हमें डिटेल के साथ देखना है कि कौन कौन सी कहाँ है, क्या कार्य है, क्या किसने इनको बनवाया था, और कारण क्या था बनने का कारण देखेंगे तो ये मेंस का पॉइंट हो जाएगा। जो यूपी पीसीएस में मेंस में 5 और 6 पेपर जुड़े हैं वो यूपी स्पेशल से ही जुड़े हैं, तो ये वहां से मेंस के लिए जुड़ जाता है। तो जो आप इनमें देख रहे हैं उपरोक्त में, बौद्ध विहारों की झलक देखने को मिलती है, अर्थात किसमें, जैसे अटाला मस्जिद, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अकबर का मकबरा, दीवाने आम और दीवाने खास में आपको बौद्ध विहारों की झलक देखने को मिलती है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो बनाई गई हैं इमारतें, ये बौद्ध विहारों से प्रेरित थी। और जबकि ये जो दीवाने खास है, दीवाने खास कहाँ है, जो दीवाने खास है आपका आगरा में, वो विष्णु के सिंहासन, अर्थात जो दीवाने खास है उसमें विष्णु का सिंहासन भी देखने को मिलता है। जो हमारे विष्णु भगवान है उनका सिंहासन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जरा, देखो संगीत, संगीत क्या कहता है, संगीत का, संगीत कला के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ वो यहाँ पर हम देखते चलेंगे। तो भारत में या उत्तर प्रदेश में संगीत का जनक किसे माना जाता है, तो ये थे एक भरत मुनि ऋषि थे। तो प्राचीन काल में नाट्य शास्त्र की जो रचना की थी वो भरत मुनि ने की थी, और इन्हीं को ही संगीत कला का बाइबिल माना जाता है पूरी तरीके से। अर्थात भारत की संगीत की कला का बाइबिल इन्हें ही माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो भरत मुनि की पुस्तक थी नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र को ही संगीत कला का बाइबिल माना जाता है। और जनक कौन है कला का, तो भारत में जनक जनक जो है वो संगीत कला का जनक वो भरत मुनि को ही माना जाता है। और भारतीय संगीत के दो भाग होते हैं, एक तो होता है गायन संगीत और एक होता है वाद्य यंत्र। अर्थात एक तो जो गाया जाता है और दूसरा होता है वाद्य यंत्र। जो गाने के समय वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसको वाद्य यंत्र संगीत के नाम से जाना गया है। यहाँ पर गायन की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, ये ध्यान रखना है कि गायन की सबसे प्राचीन शैली जो है वो आपकी ध्रुपद शैली को जाना जाता है। और अन्य शैलियां भी बहुत सारी हैं, तो ये कम से कम यदि आप अन्य को याद ना रख पाओ तो इसको जरूर ध्यान रखना कि गायन की सबसे प्राचीन शैली ध्रुपद शैली है। अन्य शैली में देखेंगे आप धमार, ख्याल, टप्पा, जेती, कजरी, कव्वाली, बंदिश, ठुमरी, गजल, तराना, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, लोकगीत और भजन गीत। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी गायन की प्राचीन शैलियां देखने को मिलती हैं। अब देखो, इसी के तहत वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रमुख थे, यदि हम देखें तो वाद्य यंत्र में देखो सबसे पहले नाम आता है वीणा का, सितार का, तबला का, खावज, संतूर, सरोद, शहनाई और स्वरमंडल। तो ये आपके वाद्य यंत्र उस समय के प्रमुख थे। प्रमुख राग भी प्रमुख है, जैसे राग कौन से, जैसे कॉफी, पीलू, वृंदावनी सारंग, दीपक, मल्हार इंपॉर्टेंट है याद रखना, मेघ और मलकेश। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है। अब देखो, संगीत के क्षेत्र में किसने आगे योगदान दिया, जैसे प्रसिद्ध संत हुए थे वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य के द्वारा ही इन्होंने ही वृंदावन अर्थात मथुरा में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की थी। और इसका जो उद्देश्य था, इस संप्रदाय का जो उद्देश्य था वो कृष्ण लीला का विकास करना था। तब ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भजनों को मंदिर में गाने की शुरुआत की थी। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं संगीत कला की शुरुआत यहीं पर ही एक तरीके से नियमित रूप से हो जाती है, यहीं से नियमित रूप से प्रारंभ हो जाती है। तो कुल मिलाकर पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसने की, वल्लभाचार्य ने। कहाँ की थी, वृंदावन में। और वल्लभाचार्य ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भजनों को मंदिरों में गाने की शुरुआत की थी। और वल्लभाचार्य के शिष्य थे विट्ठल, और विट्ठल और इन्हीं के द्वारा कृष्ण लीला के लिए अष्टछाप कवियों की स्थापना की गई थी। अर्थात जिस कृष्ण लीला को संत वल्लभाचार्य ने जन्म दिया था, और उन्हीं संत वल्लभाचार्य के शिष्य थे विट्ठल दास, और विट्ठल नाथ ने इस कृष्ण लीला को आगे बढ़ाने के लिए अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी। अष्टछाप में कौन आते हैं, तो अष्टछाप का मतलब होता है, अष्ट का मतलब होता है आठ, आठ कवियों का ये समूह होता है। जैसे इसमें आएंगे आपके सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, कृष्ण दास। फिर आएंगे आपके छीत स्वामी और गोविंद। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि एक शॉर्ट फंदा होता है कि कसूर परम कृष्ण का है, कि वे नंद की छत पर
नंद की छत पर गाय चराने गए, तो इससे भी याद रख सकते हैं इन आठों को, गाय चराने गए। जैसे के से कुंभन दास हो गया, से आपका सूर से आपका सूरदास हो गया, ये वाला सूरदास। इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हैं। और कृष्ण से तो आप जानते हैं कृष्ण दास हो गया। चतुर से हो गया, जैसे चराने गए थे, चतुर से हो गया चतुर्भुज दास। तो इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हैं शॉर्ट फंडे से भी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मथुरा और वृंदावन के हित हरिवंश को ही हम कृष्ण वंशी कहा जाता है, अर्थात जो मथुरा और वृंदावन में हित हरिवंश चल रहा था, उसी को ही हम कृष्ण वंश के नाम से जानते हैं। स्वामी हरिदास को ध्रुपद गायन शैली का संस्थापक माना जाता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि किसे ध्रुपद गायन शैली का संस्थापक माना जाता है, तो स्वामी हरिदास को। और इन्हीं का शिष्य था तानसेन, जिसका नाम था रामतनु पांडे। तो तानसेन किसका शिष्य था, तो स्वामी हरिदास के ही शिष्य थे तानसेन। और यही तानसेन जो थे ये अकबर के समकालीन भी थे। और इनके दो अन्य शिष्य भी थे हरिदास के, एक तो थे गोपाल नायक, इन्होंने मालकोस राग की स्थापना की थी, और दूसरे थे वेजू बावरा, इन्होंने मेघ राग की रचना की थी। हरिदास की जयंती पर ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, मथुरा में। तो ये ध्यान रखना है कि हरिदास की ही जयंती पर ध्रुपद मेला, सीधा सीधा पूछता है कि ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, तो ध्रुपद मेला जो लगता है वो मथुरा में लगता है। वो किसकी जयंती में के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो हरिदास की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कुछ प्रमुख ध्रुपद गायक भी हैं, जैसे ताज बेगम है। ताज बेगम जो है वो मथुरा और वृंदावन में कृष्ण भक्ति के लिए ध्रुपद गायन के लिए जानी जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ध्रुपद गायन से का जो संबंध है, या ध्रुपद गायन से किसका संबंध है, वो ताज बेगम का संबंध है। और एक थे आपके राम पादरत, राम पदारत। तो राम पदारत जो थे बरेली से थे। नेक्स्ट है अमीर खुसरो। पीछे भी मैं आपके इनके बारे में बता चुका हूँ, और यहाँ भी जब नाम आया तो यहाँ भी पढ़ लेते हैं। तो ईरानी रागों का भारतीय रागों में मिश्रण करने का कार्य इन्होंने किया था। अर्थात जो ईरानी राग थे उनको मिलाने का, मिश्रित शैली का जो निर्माण किया था, वो एक तरीके से अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। इनका जन्म पटियाली में, कासगंज में हुआ था, अर्थात कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। अलाउद्दीन के समकालीन थे, या अलाउद्दीन के राजकवि भी थे। तूतीय हिंद की संज्ञा दी जाती है। और कव्वाली और तरानी गायकी का इन्होंने आविष्कार किया था। कव्वाली और तरानी गायकी का आविष्कार किसने किया, अमीर खुसरो ने। ध्रुपद गायकी में ईरानी गायकी का मिश्रण इन्होंने ही किया। और जो है संगीत की ख्याल गायकी के नाम से इसे जाना गया है। इनके गुरु जो थे वो निजामुद्दीन औलिया हैं, और निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। अमीर खुसरो के पुत्र मसीद खान हुए, जो अमीर खुसरो के पुत्र नहीं है, ये पौत्र है, अर्थात पोता। इसी ने ही सितार का विलंबित वादन किया था। ये ध्यान रखना है कि सितार का विलंबित वादन किसने किया, तो अमीर खुसरो के पौत्र थे मसीद खान। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने टप्पा गायन शैली का आविष्कार किया था। तो ध्रुपद गायन का आविष्कार किसने किया, टप्पा गायन का आविष्कार किसने किया, तो ये सब आपको ध्यान रखकर चलना है। प्रसिद्ध गजल गायिका का संबंध फैजाबाद से है। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका गिरिजा देवी, ये ध्यान रखना है। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सारे, अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्हीं से ही सवाल बनते हैं ज्यादातर। प्रसिद्ध गायिका शास्त्रीय, जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिकाएं हैं, उनका जो गिरिजा देवी हैं उनका जो संबंध है, अर्थात ये वाराणसी घराने से हैं। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। और वाराणसी से ही सितारे सितारा देवी हैं। और अलकनंदा देवी जो कथक नृत्य हैं, अर्थात ये पूछ सकता है कि सितारा देवी का संबंध किस घराने से है, तो वाराणसी से है। फिर यही पूछ सकता है कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से था, तो कथक नृत्य से था। और उसके साथ साथ अलकनंदा देवी का भी संबंध जो था वो कथक नृत्य से ही था। जबकि शंभूनाथ का संबंध जो था वो सारंगी से था, ये सारंगी बजाते थे, और ये वाराणसी से ही संबंधित थे। उसके बाद में देखेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ये शहनाई वादक थे, और उसके साथ साथ इनका संबंध भी वाराणसी से ही था। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से था, और इन दोनों को भारत रत्न से भी नवाजा गया। अर्थात कहने का मतलब ये है, इन दोनों को भारत रत्न भी दिया गया है, इसको दोनों को। नेक्स्ट है आपका संगीत के घराने। संगीत के घराने कौन कौन से, देखो ये जो पॉइंट है आपका, ये सबसे ज्यादा कठिन पॉइंट माना जाता है, क्योंकि ये आसानी से याद नहीं होता। लेकिन सवाल तो बनते हैं, और यदि सवाल बनते हैं तो आसान और कठिन कुछ नहीं होता, याद ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता बनता भी नहीं है। तो इसके बारे में देखते हैं कि लखनऊ घराना क्या कहता है। संगीत के विभिन्न घराने, घाघरा घराना, मुरादाबाद घराना, सहारनपुर घराना, इनमें से कुछ पॉइंटों को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे देखो, लखनऊ घराने से ही संबंध है इन सबका, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो मोदू खान, उस्ताद बक्सूर खान का संबंध जो है वो तबला से। तो मोदू खान और बक्सूर खान का संबंध तबला से होगा। कत्थक का प्रसार वाजिद अली शाह ने किया था, ये भी ध्यान रखना है। और प्रमुख सितार वादक कौन थे लखनऊ घराने में, देखो
रहीम सेन, रजा खां और गुलाम अहमद। पखावत वादक कौन थे लखनऊ में? तो ये थे आपके सखाराम। सारंगी वादक, सारंगी कौन बजाते थे? तो सादिक अली खां बजाते थे लखनऊ में। और ख्याल गायिका, ख्याल गायिका से संबंधित थे सूरज खां, रहीमन बाई, गुलाम हुसैन और हज्जू खान। अब कथक नृत्य कौन है? देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, इनको सबको याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा ये पॉइंट आपका। तो कथक से संबंधित कौन थे? बिंदादिन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, छन महाराज, बिरजू महाराज और शैलजा सिंह, उसके साथ साथ तनुश्री। तो इन सबको याद रखना कि इन सबका संबंध किससे है? कथक से। सीधा सीधा पूछेगा कि बिरजू महाराज, ये बिरजू महाराज जो है और ये शंभू महाराज है, इनसे तो कई बार सवाल पूछा है आयोग ने। तो जब इनसे सवाल पूछा है तो इनसे भी पूछ सकता है वो, तो इसलिए इन सबको याद रखना कि कथक से किसका संबंध है, कथक नर्तक कौन है। तो बिंदादिन, शंभू महाराज, लैचू महाराज, कालका महाराज, अच्छान महाराज, बिरजू महाराज और शैलजा सिंह, उसके साथ साथ तनुश्री। नेक्स्ट है आपका आगरा घराना। देखो आगरा घराना क्या है? आगरे घराने से कौन कौन संबंध है? तो मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? आगरा ही था। ये ध्यान रखना कि पूछ सकता है कि मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आगरा ही था। इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। अकबर का दरबारी गायक था सुजान खान और इसे ही आगरा घराने का संस्थापक माना जाता है। तो आगरा घराने का संस्थापक कौन था? सुजान खान, जो अकबर का दरबारी गायक भी था। उसके साथ साथ उस्ताद फैयज खान, विलायत हुसैन खान का संबंध भी आगरा घराने से ही था, जो क्या थे? जो प्रसिद्ध गायक थे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है सहारनपुर घराना। सहारनपुर घराने के प्रसिद्ध सूफी संत जो थे वो खलीफा मोहम्मद जमा थे, जो प्रमुख क्या थे? सितार वादक थे। तो खलीफा मोहम्मद जमा का जो संबंध है वो सितार वादक से ही था। नेक्स्ट किराना घराना है आपका। तो किराना घराना क्या कहता है? संस्थापक कौन थे? उस्ताद करीम खान। किराना घराने के संस्थापक उस्ताद करीम खान थे। और पंडित भीमसेन जोशी, इनको भी भारत रत्न से नवाजा गया है। ये शास्त्रीय गायन से संबंध था इनका। और कहाँ से संबंधित थे? किराना घराने से ही संबंधित थे। उसके साथ साथ गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल का संबंध गायिका से था। मन्ना डे का संबंध गायक से था। रोशन आरा बेगम का संबंध जो था वो गायिका से ही था। नेक्स्ट है आपका मुरादाबाद घराना। मुरादाबाद घराने से आपको एक नाम याद रखना, अमान अली का। अमान अली का संबंध गायकी से था। और इन्हीं अमान अली की शिष्या थी कौन? लता मंगेशकर। ये ध्यान रखना है। तो लता मंगेशकर के गुरु कौन थे? तो अमान अली साहब। नेक्स्ट है आपका रामपुर घराना। रामपुर घराने में एक नाम याद रखना है आपको, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। और हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध था वो बांसुरी था, अर्थात ये बांसुरी वादक थे। नेक्स्ट है बनारस घराना। यदि हम बनारस घराने में देखें तो कथक नृतक कौन थे? तो कथक नृतक में आपके बड़े रामदास आते हैं, छोटे रामदास आते हैं और सितारा देवी आते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना कि सितारा देवी को जरूर ध्यान रखना। सितारा देवी का संबंध किससे था? तो कथक नृत्य से था। ठुमरी टप्पा गायिका का संबंध किससे था? देखो ठुमरी टप्पा गायिका से जो गायिका थी वो छोटी मैना थी, बड़ी मैना थी, रसूलन बाई थी और सरस्वती देवी थी। चारों नाम याद रखने हैं आपको, इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे ठुमरी गायिका में ये है ठुमरी टप्पा गायिका, जबकि ये है आपके ठुमरी गायिका। तो ठुमरी गायिका में नाम आता है सिद्धेश्वरी देवी का, गिरिजा देवी का, बागेश्वरी देवी का और कृष्णा देवी का। तो सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी और बागेश्वरी देवी तीनों को याद रखना है कि किससे हैं, तो ठुमरी गायिका है ये। शहनाई वादक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। तो शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खान का नाम आता है और मुमताज खां का नाम आता है। नेक्स्ट आपके सितार वादक में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सितार वादक में कम से कम पंडित रविशंकर को तो याद ही रख लेना। उसके साथ साथ मुश्ताक अली खान और वीरेंद्र कुमार का नाम आएगा। फिर आप देखेंगे सारंगी वादक में, तो सारंगी वादक कौन थे? सारंगी वादक थे शंभुनाथ मिश्र, बनारस घराने में। और तबला वादक कौन थे? तो तबला वादक थे किशन महाराज वाचा मिश्र। तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये तो हमारे हो गए क्या? घराने। देखो ये जो घराने हैं सबसे ज्यादा कठिन यही होते हैं, क्योंकि ये आसानी से याद नहीं होते। तो इसलिए प्रयास करना, एक बार में नहीं, दो बार में, तीन बार में, जब तक याद ना हो आपको पीछे नहीं हटना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखेंगे नृत्य, कौन कौन से नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रमुख है। तो नृत्य जो आप देखते हैं कि वो नृत्य दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा शास्त्रीय नृत्य, इसी को ही हम क्लासिकल डांस बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका फोक डांस, इसी को ही हम क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य क्षेत्रीय वाले होते हैं और जबकि शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं वो राष्ट्रीय होते हैं एक तरीके से। जैसे आपने देखा होगा कथक उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का प्रमुख है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, तांडव, ओडिसी, इनके बारे में नहीं पढ़ना, ये शास्त्रीय नृत्य होंगे। क्योंकि इनको जो हम पढ़ेंगे वो स्टैटिक जीके के अंतर्गत पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके जो भारत का स्टैटिक जीके पढ़ेंगे या राष्ट्रीय स्टैटिक जीके पढ़ेंगे,
तो वहां पर देखेंगे इनके बारे में कि क्या क्या है, डिटेल के साथ देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये लोक नृत्य यहाँ पर देखने हैं कि कौन कौन से लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रमुख हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य कहाँ गाया जाता है? वो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। ब्रज क्षेत्र कौन सा? ब्रज क्षेत्र आता है आपका अलीगढ़, मथुरा, इटावा, एटा। ये सब क्या है? ये सब ये ब्रज क्षेत्र में ही आते हैं आपके। तो ब्रज क्षेत्र में ही आते हैं। और चरकुला जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपका। तो चरकुला क्या है? इसे घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। अर्थात जो स्त्रियां होती हैं अपने सिर पर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इमेज देख रहे हैं, अपने सिर पर घड़े रखकर ही और घूंघट करके और घड़ों को अच्छे से सजाकर वो नृत्य करती हैं। तो अर्थात कहने का मतलब ये, इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। इसमें महिलाएं घूंघट करके सिर पर घड़े को सजाकर अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है। तो ये इस तरीके का आपको नृत्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका मयूर नृत्य। मयूर नृत्य, इसका संबंध भी कहाँ है? ब्रज क्षेत्र से। देखो सवाल किस तरह से आएगा कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रमुख है, मयूर नृत्य किस क्षेत्र में प्रमुख है, तो ये आपके दोनों ही, जो चरकुला भी और मयूर भी, ये आपके ब्रज क्षेत्र में समय प्रमुख है। तो मयूर का मतलब मयूर पंख, अर्थात जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि महिलाएं मोर पंख लगाकर नृत्य करती हैं, अर्थात मयूर पंख से बने वस्त्र पहनकर नृत्य मोर की तरह किया जाता है। एक तरीके से जैसे मोर नाचता है ना जंगल में, आपने देखा होगा, तो उसी तरीके से यहाँ भी नृत्य किया जाता है। तो उसी को ही मयूर नृत्य कहा जाता है। तो ये भी कहाँ है? आपका ब्रज क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका रास नृत्य। तो रास नृत्य जो होगा वो आपका भी, ये भी ब्रज क्षेत्र में ही है। तो रासलीला के समय नृत्य किया जाता है इसमें, अर्थात जब रासलीला होती है, कृष्ण भगवान की लीला की जाती है, तो वहां पर ये किया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट है जोगनी नृत्य। तो जोगनी नृत्य जो है वो अवध क्षेत्र में किया जाता है। अवध क्षेत्र में कौन कौन से फेमस हैं वो देख लेते हैं। तो अवध क्षेत्र में आपका लखनऊ ही नहीं आता, लखनऊ के साथ साथ आपका जो आपके सीतापुर है, बहराइच है, बाराबंकी है, ये जो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, ये सब अवध क्षेत्र में ही आता है। तो अवध क्षेत्र में जो आएगा, अब ये मत सोचना कि जो वहां पर जिले दे दिए जाए, तो जिले भी देगा तो वहां पर लखनऊ, बहराइच, सीतापुर या बाराबंकी इनमें से कोई देगा। और यदि वो कह दे कि जो जोगनी नृत्य है वो कहाँ मनाया जाता है, जैसे मैं आपसे ऑप्शन दे दूं, लखनऊ, दूसरा दे दूं आपसे मुरादाबाद, उसके बाद में तीसरा ले लो सोनभद्र, और फिर ललितपुर। अब आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं कि आंसर क्या होगा? लखनऊ होगा इसका। तो इस तरीके से याद रखेंगे। कब मनाया जाता है? तो राम नवमी के अवसर पर पुरुष साधु महिला के रूप में नृत्य करते हैं, अर्थात पुरुष जो होंगे वो साधु महिला का भेष बनाएंगे और जब नृत्य किया जाता है। ठीक है, आपका कठघोड़वा नृत्य। कठघोड़वा जो है वो पूर्वांचल में मनाया जाता है। तो पूर्वांचल, यदि आप इसे ऐसे देखें, उत्तर प्रदेश में, मान लो कि ये आपका उत्तर प्रदेश है, तो ये जो क्षेत्र है आपका पूर्वांचल वाला, ये पूर्वी क्षेत्र वाला, इसमें आपका देवरिया, बलिया, गोंडा, बस्ती, सोनभद्र, चंदौली, ये सब, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र आपके यहाँ पर पूर्वांचल में ही आ जाते हैं। तो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, अर्थात जब मांगलिक व्यक्तियों की शादी होती है तो मांगलिक अवसरों पर कठघोड़वा नृत्य किया जाता है पूर्वांचल में। नेक्स्ट है आपका कार्तिक। कार्तिक ये बुंदेलखंड, अच्छा, कार्तिक बुंदेलखंड क्षेत्र का। देखो ये जो आपका क्षेत्र है, ये वाला बुंदेलखंड, ये वाला क्षेत्र है, इसमें 13 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के। तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ही ये किया जाता है कार्तिक। ये कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन करता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा है सेरा, बोल देते हैं इसको, सोरा भी बोल देते हैं, उसको सायरा भी बोल देते हैं। तो कहाँ मनाए जाते हैं? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है। तो कृषकों द्वारा फसल कटाई के समय किया जाता है। तो सोरा या सायरा जो नृत्य है वो कब किया जाता है? बुंदेलखंड में जब फसल की कटाई हो जाती है उस समय किया जाता है ये सोयरा नृत्य। नेक्स्ट आपका पाई डंडा। पाई डंडा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ये भी अहीरों द्वारा डांडिया की तरह किया जाता है, जो गुजरात का डांडिया नृत्य है ना, उसकी तरह किया जाता है अहीरों द्वारा। फिर है मोरपंख या दीवारी, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है। इसे लठमार होली की तरह किया जाता है, जैसे बरसाने में लठमार होली होती है, उसी तरीके से ये भी यहाँ पर किया जाता है। तो मोरपंख या दीवारी बुंदेलखंड क्षेत्र में लठमार होली की तरह किया जाता है। नेक्स्ट आपका ख्याल नृत्य। ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये भी ख्याल भी, इसे पुत्र के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है, अर्थात गाया जाता है। जब पुत्र का जन्म होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में तो ख्याल नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है आपका घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख है। मांगलिक अवसरों पर बाजे की धुन पर घोड़े द्वारा नृत्य किया जाता है। साथ कहने का मतलब यह है, जो व्यक्ति मांगलिक होते हैं, जब उनकी शादी वगैरह होती है तो उन पर उस दौरान घोड़ा नृत्य किया जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर घोड़ों को नचाया जाता है। नेक्स्ट आपका दीपावली नृत्य। दीपावली नृत्य कहाँ है? वो भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो इतने आपको जो मैंने आपको बताया, ये आपके सारे बुंदेलखंड क्षेत्र के कौन से? कठघोड़वा, कार्तिक, सोरा, सायरा,
पाईडंडा, मोरपंख या दीवारी, ख्याल नृत्य, घोड़ा नृत्य और दीपावली नृत्य, ये सब के सब आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका डांडिया नृत्य। तो डांडिया कहाँ होता है? तो डांडिया नृत्य जो है मिर्जापुर और सोनभद्र में आपको देखने को मिलेगा। तो मिर्जापुर और सोनभद्र एक साथ, ये संतान की कामना पूर्ति होने पर सरस्वती के लिए नृत्य किया जाता है। जब संतान की कामना की जाती है और संतान उत्पन्न हो जाती है तो उस दौरान ये नृत्य किया जाता है। कहाँ? मिर्जापुर और सोनभद्र में। नेक्स्ट है आपका चीलर नृत्य। चीलर नृत्य भी मिर्जापुर और सोनभद्र में होता है। अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के उत्पादन पर किया जाता है। वहां पर अच्छी फसल भी होगी, अच्छी वर्षा भी होगी, तो उस दौरान ये नृत्य किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र में ये भी। तो विवाह उत्सव पर राजपूतों द्वारा ढाल व तलवार लेकर किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है छोलिया नृत्य मिर्जापुर में विवाह के उत्सव पर राजपूतों के द्वारा तलवार और ढाल लेकर हाथ में जब ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट टेडिया नृत्य, ये दोआब क्षेत्र में किया जाता है। जैसे आपका देखते हैं गंगा यमुना का दोआब है, तो वहां भी ये टेडिया नृत्य किया जाता है। तो राम की लंका पर विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है ये टेडिया नृत्य। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका धीवर नृत्य। धीवर नृत्य कहाँ है? ये भी दोआब क्षेत्र में होता है। ये कहार जाति के द्वारा किया जाता है। फिर है नेक्स्ट है आपका चौरसिया, ये आपका जौनपुर में किया जाता है। नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी आपको बताया देवरिया, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, अ, आपका गाजीपुर, ये सब कहाँ है? आपके पूर्व उत्तर भारत में ही आते हैं। कर्मा नृत्य है, ये भी मिर्जापुर और सोनभद्र में ही मनाया जाता है। तो इतने आपके नृत्य हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे लोकगीत, कि लोकगीत कौन कौन से होते हैं। लोकगीत का मतलब ये होता है कि जो आपने गीत से ही मतलब समझ में आ रहा होगा, जो क्षेत्रीय गीत होते हैं, जो क्षेत्र किसी पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में गाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोकगीत कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोकगीत में आते हैं कजरी या कजरी। तो कजरी जो है वो कहाँ गाया जाता है? वो पूर्वांचल वाले क्षेत्र में, जो जो आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं ना पूर्वांचल का, इसमें इसी में ही आपका, मैंने आपको बताया था कि इसमें महाराजगंज है, देवरिया भी इसी में ही है, और आपका फैजाबाद, बस्ती, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर और सोनभद्र, ये सब आपके इसी क्षेत्र में ही आते हैं। पीछे के मैप में भी मैंने आपको अच्छे से बताया इसमें। नेक्स्ट है आपका सोहर। सोहर जो है, सोहर गीत जो है वो पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में, जैसे ये आपका पूर्वांचल और ये आपका अवध वाला क्षेत्र, तो इन तीनों दोनों क्षेत्रों में ही ये गाया जाता है आपका सोहर। आला, आला जो है मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में, आला और उदल की आपने कहानी भी सुनी होगी। और इन्हीं आला उदल को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था, जब बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। इन्हीं की वीरता के बखान के लिए आला गीत गाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसरी फाग, इसरी फाग भी बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो आप ये देख रहे हैं ना, ये 13 जिले जो आते हैं यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये आपके बुंदेलखंड वाला ही क्षेत्र है। जैसे ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, ये सब आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ही आते हैं। श्री कृष्ण पहलवान गीत, ये आपका कानपुर क्षेत्र में, ये आपका कानपुर क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपका, ये आपका कानपुर क्षेत्र ही है। बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में, ये भी आपका पूर्वांचल क्षेत्र में जाएंगे बिरहा। चेता, चेता भी आपका पूर्वांचल क्षेत्र में ही है। और रसिया तथा लंगुरिया, रसिया और लंगुरिया जो है वो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। ये जो आपका मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज वाला जो क्षेत्र है, ये आपका इसमें आएगा ब्रज क्षेत्र में। और होरी फोग भी ब्रज क्षेत्र में ही गाया जाता है, लेकिन फागुन में गाया जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका झूला। जो झूला नृत्य है, जो झूला है, झूला गीत है, वो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है सावन के महीने में। जैसे अब सावन का महीना ही चल रहा है, तो ये सावन के महीने में गाया जाता है आपका ब्रज क्षेत्र, ये वाला जो है आपका क्षेत्र ब्रज वाला। ये नेक्स्ट है ढोला और रागनी। ढोला और रागनी जो है वो आगरा और मेरठ में प्रसिद्ध है। आगरा और मेरठ कहाँ है? तो आगरा आप देखते हैं कि यहाँ पर है आगरा, और मेरठ जो है वो आप इधर देखेंगे तो मेरठ आपका क्षेत्र ये वाला बनेगा। नेक्स्ट है झूमर और दादर। तो झूमर और दादर भी पूर्वांचल क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये वाला क्षेत्र पूर्वांचल वाला। उसके साथ साथ फहरण चौथी और फहरण भी पूर्वांचल क्षेत्र में ही प्रसिद्ध है। कव्वाली भी आपकी पूर्वांचल क्षेत्र में ज्यादातर गाई जाती है। हरदौल और परवरा, हरदौल और परवरा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से ही संबंधित है। नेक्स्ट है आपका लफ्टा और संस्कार गीत। तो लफ्टा और संस्कार गीत भी कहाँ पे फेमस है? अवध क्षेत्र में, जो ये आप ये देख रहे हैं, सीतापुर, बहराइच, और उसके साथ साथ बाराबंकी, सुल्तानपुर, ये सब कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? ये आपके अवध के क्षेत्र में ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नक्षत्रशालाएं कौन कौन सी है? उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नक्षत्रशालाएं वो देख लेते हैं जरा। देखो, नक्षत्रशालाएं क्या होती हैं? क्या होती है कि यहाँ पर तो कोई रिसर्च वगैरह किया जाता है नक्षत्रों के मामले में।
तो वही आपकी नक्षत्रशालाएं होती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी नक्षत्रशाला कहाँ है, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे जवाहर नक्षत्रशाला, जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ है? ये जो आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, ये आपका प्रयागराज वाला क्षेत्र है। तो जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में देखने को मिलेगी। वीर बहादुर नक्षत्रशाला, वीर बहादुर नक्षत्रशाला जो है वो गोरखपुर में है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका गोरखपुर वाला क्षेत्र, योगी जी वाला क्षेत्र है। उसके साथ साथ आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी कह देते हैं इसको, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी कह देते हैं। और पहले इसका नाम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ही था, लेकिन बाद में इसको नाम भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कर दिया, लेकिन बाद में फिर से पुनः आर्यभट्ट नक्षत्रशाला इसको कर दिया गया। कहाँ है ये? है रामपुर में। ये आपका रामपुर वाला क्षेत्र, मुरादाबाद से लगा हुआ क्षेत्र रामपुर, ये जो, तो ये रामपुर में आपको देखने को मिलेगी। इंदिरा गांधी या इंदिरा नक्षत्रशाला, इंदिरा नक्षत्रशाला जो है वो राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ में है, जो आप ये पर देख रहे हैं। तो राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ आपका ये वाला आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप नक्षत्रशालाओं को भी देख लेंगे। कभी कभी इनको मिलान करने के लिए दे देता है, तो यहाँ पर देख लेना, इसका ध्यान रखना। और ये भी सीधा डायरेक्ट पूछ सकता है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपकी डायरेक्ट रामपुर आप पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। कौन कौन से उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले होते हैं और किस तरीके से कहाँ कहाँ लगते हैं, यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे ज्यादा 86 अर्थात 86 मेले लगते हैं। अर्थात ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं, तो 86 मेले लगते हैं मथुरा में। उसके बाद यदि पूछ ले तो कानपुर में 80 मेले लगते हैं, हमीरपुर में 79 मेले लगते हैं, और जबकि झांसी में 78 मेले लगते हैं, और आगरा में 72, और जबकि फतेहपुर में जो लगते हैं वो 70 मेले लगते हैं। तो ये ध्यान रखना है, मेन पॉइंट एक ही याद रख लेना, रखना चाहो तो मथुरा जिला। और यदि क्रम में पूछ लिया उसने तो थोड़ा सा 2-3 याद रखना, जो आपका यूपीपीएससी है वो थोड़ा सा एडवांस खेलेगा, तो थोड़े से 3 तो याद रख ही लेना, मथुरा, कानपुर और हमीरपुर, 3 याद रख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो केवल आपको इसमें इतना याद रखना है कि कौन सा मेला कहाँ लगता है, किस जिले में लगता है, बस इतना ध्यान रखना है। और मैप के साथ साथ मैप में उसको मैं आपको दिखाता भी चलूंगा कि कौन कहाँ कौन सा मेला कहाँ कहाँ लगता भी है। जैसे आगे बढ़े, देखें तो ये आपके जिले हैं इधर, और ये आपका मेला है। जैसे मैं आपसे कह दूं नौचंदी मेला, तो नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। और यदि आप देखें तो मेरठ वाला जो क्षेत्र है ये आपका कोरवी भाषा जो बोली जाती है यहाँ पर, ये आपका मेरठ वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका शहीद मेला। शहीद मेला कहाँ लगेगा? हापुड़ में। मेरठ के बराबर में ही है आपका हापुड़, तो ये यहाँ पर आपका हापुड़ आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है मथुरा। मथुरा में देखो कई सारे मेले लगते हैं। मथुरा कौन सा है? यदि आप नीचे आ जाओ, अलीगढ़ से नीचे आ जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। इसमें इसी मथुरा में आपका देवछठ मेला, मुंडिया मेला, लठमार होली, ध्रुपद मेला वृंदावन में लगता है, और हरिदास जयंती। तो हरिदास जयंती के उपलक्ष्य में ही हरिदास मेला भी यहाँ पर लगता है। तो मथुरा में कई सारे मेले लगते हैं। ऐसे ही आगरा में देखेंगे, आगरा मथुरा के सही लगा हुआ क्षेत्र है, ये वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका आगरा का क्षेत्र। आगरा के क्षेत्र में कौन आएगा? कैलाश मेला लगता है यहाँ पर, राम बारात मेला, नवरात्रि मेला, ऊंट मेला और बटेश्वर, दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। ऊंट मेला और बटेश्वर मेला ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। उसके साथ साथ सुलह कुल मेला, तो तीनों के ये सभी के सभी मेले जो हैं ये आगरा में लगते हैं। उसके साथ साथ कार्तिक पशु मेला जो है वो, कार्तिक पशु मेला वो इटावा में लगता है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इटावा वाला क्षेत्र। तो कार्तिक पशु मेला इटावा में। फिर आप फर्रुखाबाद में आएंगे तो ये आपका जो है यहाँ पर आप देखेंगे फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है। तो फर्रुखाबाद में मकनपुर मेला और कामपिल्ले मेला यहीं पर लगता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, तो ये नीचे है, थोड़ा मैप थोड़ा नीचे चला गया। जैसे मैं आपको 1 मिनट के लिए दिखा दूं, तो जो ये नीचे और भी दबा दिया, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर गया यहाँ पर, कोई नहीं। इलाहाबाद में आपको यदि आप देखें तो इलाहाबाद में कौन कौन से मेले लगते हैं, देखो इलाहाबाद मैंने मैप में भी आपको कई बार दिखाया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। तो शिल्प मेला, कुंभ मेला, और विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है कुंभ मेला ही, और माघ मेला। तो शिल्प मेला, कुंभ मेला और माघ मेला कहाँ लगते हैं? ये आपके इलाहाबाद में। नेक्स्ट है आपका फिर वाराणसी। तो वाराणसी में जो लगेंगे वो आपकी रथ यात्रा मेला होगा, द्रुपद मेला, और नखकटैया मेला और गंगा महोत्सव भी इलाहाबाद में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका बलिया। बलिया जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र है, बिहार से की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है बलिया। तो बलिया में जो होगा वो आपका ददरी पशु मेला होता है, अर्थात बलिया में ददरी पशु मेला लगता है। गोरखपुर, गोरखपुर योगी जी वाला क्षेत्र है, तो गोरखपुर वाला क्षेत्र जो है वो ये आपका देखने को मिलेगा ये। तो गोरखपुर में आपको क्या होगा? खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर में।
नेक्स्ट है फिर फैजाबाद या अयोध्या। तो फैजाबाद या अयोध्या आपको यहीं पर ही जो आप देखते हैं ये को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, फैजाबाद और अयोध्या वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर कार्तिक मेला, रामायण मेला, झूला मेला और परिक्रमा मेला यहीं पर ही लगता है। नेक्स्ट बाराबंकी। बाराबंकी जो है उसकी सीमा ये आपका लखनऊ से भी लगती है, तो बाराबंकी ये वाला क्षेत्र। तो बाराबंकी में देवा शरीफ मेला या वारिस पाक का मेला यहीं पर लगता है। बलरामपुर। बलरामपुर आपको यहाँ मिलेगा, नेपाल के साथ सीमा लगी हुई, तो ये आपका बलरामपुर वाला क्षेत्र। तो बलरामपुर में देवी पाटन का मेला लगता है। नेक्स्ट है फिर लखनऊ। महावीर मेला लगता है लखनऊ में, ये आपका क्षेत्र जो है लखनऊ वाला, ये वाला राष्ट्रीय राजधानी वाला क्षेत्र लखनऊ। नेक्स्ट है लखीमपुर में। लखीमपुर में खीरी मेला, गोला गोकर्णनाथ मेला इसी में लगते हैं। और लखीमपुर कहाँ है आपका, तो जो लखीमपुर है आपका वो है आपका ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है आपका लखीमपुर खीरी। ये नेक्स्ट है आपका रामपुर। रामपुर में लगता है फाल्गुन मेला। रामपुर आपका ये वाला क्षेत्र है, ये जो आप देख रहे हैं बरेली और मुरादाबाद से लगा हुआ क्षेत्र। नेक्स्ट आपका बिजनौर। बिजनौर में आप देखेंगे खरी झल्लू की कार्तिक मेला, खारी झल्लू और कार्तिक मेला कहाँ लगते हैं, वो आपके बिजनौर में लगते हैं। बिजनौर वाला क्षेत्र ये है आपका, ये आपका बिजनौर वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका, उसे देखें सहारनपुर में। सहारनपुर में कौन सा मेला लगता है, देखो सहारनपुर में लगता है शाकंभरी देवी मेला। तो सहारनपुर वाला क्षेत्र ये है, उत्तरी सीमा, सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ही है। नेक्स्ट है आपका अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में गोविंद साहब मेला लगता है। तो अम्बेडकर नगर कहाँ है आपका, अम्बेडकर नगर जो आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है अयोध्या। अयोध्या में रामनवमी मेला और परिक्रमा मेला यहीं पर ही लगता है, अयोध्या में ही। नेक्स्ट महोबा। महोबा में कजरी महोत्सव यहीं पर मनाया जाता है, जैसे आपका महोबा ये जो ये आपका कजरी महोत्सव के लिए प्रमुख है। बहराइच। बहराइच में जो है आपका सैयद सलार का मेला लगता है बहराइच में। बहराइच कहाँ है, तो बहराइच है आपकी, आप देखेंगे एक तरीके से ये वाला क्षेत्र प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, ओ लखनऊ से, ये आपका बहराइच वाला क्षेत्र। तो बहराइच में है सैयद सलार का मेला और गाजी पाक का मेला यहीं लगता है। नेक्स्ट है आपका बांदा। बांदा में लगता है आपका कालीजर मेला। तो बांदा आपका ये आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो क्षेत्र है, तो बांदा में ही लगता है आपका कालिंजर मेला। और कालिंजर का किला कहाँ है, कालिंजर का किला भी आपका बांदा में ही है। शाहजहांपुर में, तो शाहजहांपुर में ढाई घाट का मेला लगता है। चित्रकूट में राम बारात मेला लगता है। कासगंज के पटियाली में सोरो मेला लगता है। झांसी में आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। और जबकि कानपुर में बिठूर मेला लगता है। तो ध्यान रखना है कि बिठूर मेला कहाँ है, तो कानपुर में मनाया जाता है बिठूर मेला। नेक्स्ट प्रमुख महोत्सव भी देख लेते हैं कि कौन कौन से महोत्सव कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि महोत्सव और मेले जो हैं वो अलग अलग होते हैं एक तरीके से। आगरा में देखें तो आगरा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, सुलहकुल उत्सव। आगरा वाला क्षेत्र ये वाला, ये आपका आगरा का क्षेत्र है ये। तो इसी में ही ताज महोत्सव, इसी में ही राम बारात और इसी में होलिका उत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है कानपुर में बिठूर उत्सव, बिठूर मेला भी कानपुर में ही लगता है और बिठूर उत्सव भी कानपुर में ही मनाया जाता है। वाराणसी में गंगा महोत्सव मनाया जाता है, जो आप यहाँ पर देखते हैं ये आपका क्षेत्र है वाराणसी वाला, ये आपका वाराणसी क्षेत्र। नेक्स्ट है प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव मनाया जाता है। तो प्रयागराज में जो है आपका ये वाला प्रयागराज, यहाँ से आप देख रहे हैं ये, इसमें त्रिवेणी महोत्सव मनाया जाता है। झांसी में ही आयुर्वेद महोत्सव और झांसी महोत्सव भी यहीं पर ही मनाया जाता है। झांसी ये वाला जो क्षेत्र है आपका ललितपुर से ऊपर जो है आपका ये आपका जो है ये झांसी वाला ही क्षेत्र है ये। नेक्स्ट है आपका मथुरा। मथुरा में लठमार उत्सव मनाया जाता है। तो मथुरा आपका ये वाला क्षेत्र। तो देखो काफी हद तक आपको जिले मेनली आपको याद हो गए होंगे। मिर्जापुर। मिर्जापुर में कजरी महोत्सव मनाया जाता है, जो आप यहाँ पर देखते हैं ये आपका मिर्जापुर वाला क्षेत्र, ये इलाहाबाद से लगा हुआ क्षेत्र है मिर्जापुर। नेक्स्ट है फिर महोबा में कजली महोत्सव मनाया जाता है। देखो कजरी महोत्सव कहाँ है, मिर्जापुर। देखो ऐसे याद रख लेना, मिर्जापुर में भी रै बाद में आता है और कजरी में भी रै बाद में आता है। और महोबा में कजली महोत्सव मनाया जाता है, ये आपका जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका महोबा वाला क्षेत्र ये। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका कुछ फैक्ट भी दिए हुए हैं, जैसे रामलीला, रासलीला और नौटंकी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ये ध्यान रखना है कि रामलीला, रासलीला और नौटंकी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश में नाट्य शैली को सबसे अधिक प्रोत्साहन अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने दिया था। अर्थात जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने ही नाट्य शैली को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया था। भारतीय जन नाट्य संघ कहाँ है, वो आगरा में है, ये आपका आगरा वाला क्षेत्र ये वाला। भारतीय जन नाट्य संघ आपका आगरा में।
साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में, तो साधना नाट्य कला केंद्र जो है ये वाला क्षेत्र जो है आपका ये आपका गाजियाबाद में। यायावर संस्था, यायावर संस्था है लखनऊ में, लखनऊ राज्य राजधानी वाला क्षेत्र ये वाला आपका, ये आपका लखनऊ में। नेहरू बाल भवन कहाँ है, तो नेहरू बाल भवन है प्रयागराज में। नेक्स्ट, अभिनव ज्योति भवन, ये अभिनव ज्योति भवन वाराणसी में है। नेक्स्ट है आपका स्वस्तिक संस्था, स्वस्तिक संस्था कौन सी होती है, देखो जैसे ये वाला चिन्ह होता है ना, ये वाला चिन्ह, इसको स्वस्तिक का ही चिन्ह कहते हैं। तो ये जो स्वस्तिक चिन्ह होता है ये कहाँ है आपका, इसके संस्था जो है वो मथुरा में आपको देखने को मिलेगी। रूपांतर संस्था वो गोरखपुर में है, और श्री नाट्यम संस्था जो है वो वाराणसी में आपको देखने को मिलेगी। ये वाला आपका क्षेत्र वाराणसी का, ये वाला। नेक्स्ट है माध्यम नाट्य संस्थान, ये आपका गाजीपुर में देखने को मिलेगा। गाजीपुर आपका बिहार की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र गाजीपुर। तो माध्यम नाट्यम संस्थान जो है वो गाजीपुर में आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्य कौन कौन से होंगे, जैसे देखें, देखो उत्तर प्रदेश में क्या है कि कौन कौन सी राजभाषाएं हैं ये भी हम देख लेते हैं पहले। तो राजकीय भाषा हिंदी उत्तर प्रदेश में 85% बोली जाती है, ये ध्यान रखना। और उर्दू जो बोली जाती है वो 15% बोली जाती है। पहलू मिलाकर उत्तर प्रदेश में जो हमारी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा दो है, पहली है हिंदी और दूसरी है उर्दू। और उर्दू को जो मान्यता मिली थी वो 1989 में मिली थी, और हिंदी को जो मान्यता मिली थी वो 14 सितंबर 1949 को मिली थी। और इसी दिन हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य मान्यता मिली थी, राजकीय मान्यता मिली, तो इसी वजह से हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस ही मनाया जाता है, और जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, और जबकि विश्व हिंदी दिवस वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में प्रमुख बोलियां कौन सी हैं, तो वो जो प्रमुख बोली है, जैसे आपने देखा होगा खड़ी बोली उत्तर प्रदेश की प्रमुख है, अमीर खुसरो इसके जन्मदाता हैं खड़ी बोली के। अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज भाषा जो है वो आपकी ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। फारसी और बुंदेलखंडी बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। प्राचीन काल से वाराणसी उत्तर प्रदेश में साहित्य का प्रसिद्ध केंद्र रहा है, और दूसरा स्थान इसका है लखनऊ का। तो वो वाराणसी बहुत ही ज्यादा फेमस है। और एक वर्नियर था प्राचीन काल में, वर्नियर, इसी ने काशी को क्या कहा था, काशी को एक महत्वपूर्ण संज्ञा दी थी, पूरब का वेनिस। पूरब का वेनिस किसने कहा था, तो वर्नियर ने काशी को पूरब का वेनिस कहा था। अवध के नवाबों के संरक्षण में उर्दू साहित्य, गायन, गजल का पूर्ण रूप से विकास हुआ था। अर्थात अवध के जो नवाब थे, जैसे आपने देखा होगा अवध का नवाब, अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह, इन्हीं के संरक्षण में उर्दू साहित्य का, गायन का, गजल का पूर्ण रूप से विकास हुआ था। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, और उत्तर प्रदेश में किन किन लेखकों ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। क्योंकि साहित्य में हमें ज्यादातर क्या पढ़ना होता है, पुस्तक ही पढ़नी होती है। जैसे मैं आपसे कह दूं कबीरदास, कबीरदास ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, साखी, सबद और रमैनी, इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी। नेक्स्ट, रैदास की प्रमुख पुस्तक है बानी। सूरदास की प्रमुख पुस्तक है सूरसागर और साहित्य लहरी। मुंशी इंसा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी। जगदीश नारायण श्रीवास्तव की उपन्यास की शर्त और अधूरे साक्षात्कार, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट है आपकी डॉक्टर रामकल राय, तो रामकल राय की है शिखर से सागर तक, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। मुंशी प्रेमचंद की है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, करबला, सेवा सदन और निर्बला। नेक्स्ट आपकी वृंदावन लाल वर्मा की है मृगनयनी और झांसी की रानी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है जैसे भारत दुर्दशा, प्रेम तरंग और चंद्रावली। देखो कहने के लिए तो बहुत सारी पुस्तकें, एक एक व्यक्ति ने बहुत बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन जो फेमस होती हैं, प्रमुख होती हैं, वही आपको याद रखनी है, सारी याद नहीं रखनी होती। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने देखो साकेत लिखी है, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती और द्वापर। नेक्स्ट आपके मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम, इन्होंने ही लिखी है। सुमित्रानंदन पंत की वीणा, ग्रंथ, युगांतर, पल्लव। महादेवी वर्मा की है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और स्मृति की रेखाएं। जयशंकर प्रसाद की है कामयानी, आंसू भी नहीं की, लहर भी नहीं की, कंकाल और इरावती। नेक्स्ट हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण।
ये आपकी हरिवंश राय बच्चन की आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट, 1993 में प्रसिद्ध साहित्यकार बजरूह सुल्तानपुरी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। इनका वास्तविक नाम जो था वो असरार उल खान था, ये ध्यान रखना है। और हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञान पुरस्कार जो दिया गया था वो सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था 1968 में। तो हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। नेक्स्ट आपका, अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख या महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल भी यहीं पर देख लेते हैं। देखो कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे कह दूं आगरा, आगरा कहाँ है, आगरा ये आपका क्षेत्र, आगरा वाला क्षेत्र ये है। तो आगरा में ही क्या है आपका, आगरा में ही ताजमहल है। अकबर का मकबरा भी आगरा में ही, आगरा आगरा के पास ही जगह पड़ती है सिकंदरा। और ये सिकंदरा जो है आगरा जिले में ही आती है। एतमातुद्दौला का मकबरा यहीं पर ही है। एतमातुद्दौला कौन था, ये जहांगीर का ससुर था और मेहरुन्निसा का पिता था। दीवाने खास भी यही है और मोती मस्जिद भी आपकी आगरा में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में क्या है, जामा मस्जिद यही है, बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल, दीवाने खास, पंचमहल और मरियम महल आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। वाराणसी। तो वाराणसी में ये आपका वाराणसी वाला क्षेत्र जो आप ये देख रहे हैं, ये क्षेत्र आपका वाराणसी का क्षेत्र है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या क्या है देखो, गंगा के 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, काल भैरव मंदिर और सारनाथ यहीं पर ही है। नेक्स्ट है प्रयागराज में, देखो क्या है, प्रयागराज आपका ये वाला क्षेत्र, प्रयागराज। तो इसी में ही आपका भारद्वाज आश्रम, आनंद भवन, स्वराज भवन, खुसरो बाग, प्रतिष्ठानपुरी, अकबर द्वारा निर्मित इलाहाबाद का किला, किले के अंदर ही है अशोक स्तंभ और अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज में ही है। ये किले में नहीं है अल्फ्रेड पार्क, ये अलग है। नेक्स्ट आपका आगे बढ़ेंगे, सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका उत्तरी क्षेत्र सहारनपुर। इसी में ही है शाकंभरी देवी का मंदिर, दारुल उलूम और हुलास और देवबंद कॉलेज और लखनौती किला आपका सहारनपुर में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका लखनऊ। लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र आपका लखनऊ वाला क्षेत्र जो आप यहाँ पर देखते हैं, ये आपका लखनऊ वाला क्षेत्र। तो लखनऊ में क्या है, रूमी दरवाजा, मोती महल, बेगम हजरत महल, काकोरी शहीद स्थल, मुबारक मंजिल, छतर मंजिल और भूल भुलैया। उसके साथ साथ आप देखेंगे बड़ा इमामबाड़ा, हमन पीर मजार और प्राणी उद्यान चिड़ियाघर। नेक्स्ट आपका अयोध्या। अयोध्या कह लो या फिर आप इसे वो कह लो फैजाबाद कह लो, तो ये बात एक ही है इसकी। तो जो आप यहाँ पर देखेंगे अयोध्या में राम जन्मभूमि, कनक भवन मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, बहू बेगम का मकबरा, 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि है यहीं पर। पीछे मैंने आपको बताया था, जब उत्तर प्रदेश का इतिहास बताया था कि मैंने 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म कहाँ हुआ था, वो अयोध्या में ही हुआ था। नेक्स्ट आपका मथुरा। मथुरा आपका ये वाला क्षेत्र, तो मथुरा में ही आपका कोकिला वन, गोवर्धन वृंदावन, बरसाना, गोकुल और मानसरोवर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में देखेंगे बाबा घूसरनाथ, काला ककार, मानगढ़, चंद्रिका देवी मंदिर, सराय नाहरराय, दमदमा और मेहदहा कहाँ है आपके, ये क्षेत्र सब के सब यहीं पर ही आपके कहाँ, प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका गोरखपुर। तो गोरखपुर में गोरख मंदिर, गीता प्रेस प्रमुख है। गीता प्रेस जो है बहुत ही ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि ये जितने भी धार्मिक हैं, धर्म से संबंधित होती हैं सारी पुस्तकें यही छापती है उत्तर प्रदेश में। गीता प्रेस कहाँ है, गोरखपुर। तो गीता प्रेस, गीता वाटिका, चोरी चौरा स्थल यहीं पर ही है। तो कब हुआ था चोरी चौरा स्थल, 4 फरवरी 1922 को, जिसमें 23 पुलिसकर्मी को थाने में जलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट आपका झांसी। झांसी में आप आएंगे, तो झांसी में आप आएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र झांसी का है। तो झांसी में झांसी का किला, रानी लक्ष्मीबाई महल और बरुआ सागर का किला आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका संत कबीर नगर। तो जो संत कबीर नगर है वो आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका संत कबीर नगर वाला क्षेत्र। इसी में ये मगहर, संत कबीर नगर, संत कबीर की समाधि स्थल भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, फिर आ जाएंगे बांदा। बांदा जो है आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। बांदा ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं बांदा, तो बांदा में ही आपका कालिंजर दुर्ग। नेक्स्ट आपका जौनपुर। तो जौनपुर में देखेंगे तो जौनपुर वाला जो क्षेत्र होगा, आप ऊपर उठेंगे वाराणसी के उत्तर में आएंगे तो ये आपका जौनपुर वाला क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं जौनपुर में ही आपका शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद और हिंदी भवन जौनपुर में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका कुशीनगर।
तो कुशीनगर जो है आपका ये वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा में बिहार के साथ सीमा बनाता है कुशीनगर। तो कुशीनगर में महानिर्वाण मंदिर और राजकीय बौद्ध संग्रहालय भी यहीं पर ही है। नेक्स्ट है आपका गाजीपुर में कार्नवालिस का मकबरा, प्रयागराज से लगा हुआ है। तो प्रयागराज से सीमा नहीं लगती गाजीपुर की, वो बिहार के साथ सीमा लगती है, ये वाला गाजीपुर। तो गाजीपुर में कार्नवालिस का मकबरा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अम्बेडकर नगर। तो अम्बेडकर नगर में ही है एकलव्य स्टेडियम और किछोचा शरीफ यहीं पर ही है। कानपुर में जेके कैंसर संस्थान है और जॉर्ज मऊ और बिठूर भी यहीं पर है। जैसे बिठूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कानपुर। बिठूर मेला कहाँ लगता है? वो भी कानपुर। तो ये तो हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश का साहित्य। क्या क्या साहित्य रहा उत्तर प्रदेश का, इसके बारे में हमने डिटेल देखा। देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो, कि रिवीजन के लिए लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो टाइम टू टाइम वहाँ पर पीडीएफ मिलती रहती है। जो आपका लेक्चर है, और लेक्चर 4 तक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, और जैसे ही ये लेक्चर आपका अपलोड होगा 5, उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब देखो, यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आरओ, बीओ, यूपीपीसीएस मेंस, यूजीसी नेट में हिस्ट्री, हिंदी के नोट्स, चाहे आपके प्री के लिए हों, चाहे आपके मेंस के लिए हों, और चाहे यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्जाम के लिए हों, वो हिंदी के नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और यूपी पीसीएस प्री के भी नोट्स यदि आपको आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।